हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक ये छोटा सा टॉपिक रहेगा। तो एक चीज़ जैसे आप लोग देखे होंगे, खासकर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, ठीक। तो जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम रहता है, उसमें अक्सर देखे होंगे कि हर चीज़ का एक क्रम पूछा जाता है। हर एक चीज़ का एक क्रम पूछा जाता है। तो जो राजवंश रहे हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक जितने राजवंश रहे हैं, उनको एक क्रम के हिसाब से पढ़ना है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। ये कि जो भी राजवंश रहे हैं, उन्होंने जो मंदिर बनवाए या जो स्थापत्य में काम किया या उनके शासनकाल में कोई कलाकृतियाँ हैं, शिल्प वगैरह हैं या चित्र वगैरह हैं या गुफाएं वगैरह हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा टाइमिंग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि सीधे से एक क्रम पता है शुरू से आखिरी तक राजवंशों का, तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 80% ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आज ये जो अपना वीडियो रहेगा, तो इसमें सिर्फ जो है प्राक मौर्य काल से संबंधित जानकारी दी गई है। मतलब मौर्य काल से पहले जो राजवंश रहे हैं, उनको प्राक मौर्य काल के अंतर्गत रखा गया। तो मगध साम्राज्य की स्थापना और इसका विस्तार क्या रहा है, कहाँ कहाँ इनकी राजधानियाँ वगैरह रहेंगी, जो वंश रहेंगे तो उनका विस्तार आ जाएगा, स्थापना आ जाएगी, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो मगध साम्राज्य पर शासित वंश के नाम से कहेंगे। जो मगध साम्राज्य पर शासन के ऐसे राजवंश, इसी को अगर हम अन्य शब्द में कहें, ठीक, दूसरे हिसाब से कहें, तो इसको हम प्राक मौर्य काल कहेंगे। मौर्य काल से जो पहले राजवंश रहे हैं, उनको हम प्राक मौर्य काल कहेंगे। ठीक, तो ये छोटा सा वीडियो रहेगा और इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलो देखते हैं भाई। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है। तो उल्लेख इसका दो जगहों पे मिलेगा, एक बौद्ध ग्रंथ में मिलेगा और एक जैन ग्रंथ में मिलेगा। तो बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में मिलेगा, ये भी ध्यान रखेंगे, अगुत्तर निकाय में। और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलेगा। भगवती सूत्र या भगवत सूत्री इसी को कहेंगे, भगवत सूत्री। तो ये तो 16 महाजनपद हो गए भाई, 16 महाजनपदों का उल्लेख। तो 16 महाजनपदों में से जो मगध था, ये प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराणों में मिलती है। ये चीज़ याद रखेंगे कि मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा या जानकारी कहाँ से मिलती है, तो महाभारत व पुराणों से मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे बृहद्रथ। बृहद्रथ मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक था। मगध में जो सबसे पहला राजवंश, सबसे प्राचीन राजवंश जो पहला होगा वो सबसे प्राचीन रहेगा। तो सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन रहेगा, तो बृहद्रथ रहेंगे। इनके पिताजी थे वसु। इन्होंने मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिब्रज की स्थापना की थी, वसु जी ने। ये याद रखेंगे, जो बृहद्रथ के पिताजी थे। इनके एक पुत्र थे, बृहद्रथ के पुत्र जरासंध। इंपॉर्टेंट रहते हैं, परीक्षा में ये लोग पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे बिंबिसार हैं, बृहद्रथ हैं, अजातशत्रु हैं, ये प्राक मौर्य काल की बात की जा रही है। नंद वंश में घनानंद हैं, महापद्मनंद हैं, वो सब इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछे जाते हैं। तो इनके पुत्र रहेंगे जरासंध, जो पराक्रमी शासक थे इस राजवंश के। ठीक है, अगले रहेंगे रिपुंजय, जो इस वंश के अंतिम शासक थे, अंतिम शासक। यहाँ पे देखें, किसी भी राजवंश से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 3 क्वेश्चन जनरली आएंगे। एक तो उसकी राजधानी पूछी जाएगी, तो वो तो याद ही होनी चाहिए। कोई भी राजवंश रहेगा तो उसकी एक तो राजधानी हो जाएगी, एक तो वंश संस्थापक हो जाएगा कि वंश की स्थापना किसने की, और दूसरा उस वंश का शक्तिशाली शासक कौन रहेगा, शक्तिशाली शासक, और ज़्यादा से ज़्यादा उस वंश का अंतिम शासक कौन रहा है। इतनी मतलब राजवंश से डिटेल याद रखनी है। ठीक है, एक क्रम पता होगा तो मतलब जो पीरियड रहेगा वो बीसी में अनुमान लगा सकते हैं। अगर क्रम शुरू से आखिरी तक राजवंशों का पता है, तो अगर उसकी टाइमिंग भूल रहे हैं क्लियरली,
तब भी वो याद आ जाएगा अगर क्रम पता है। नोट करके देखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। भगवान बुद्ध के पूर्व ये दोनों लोग यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें, अगला रहेगा हर्यक वंश। ठीक है, तो इसके पश्चात अब आएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश जो रहेगा पीरियड थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, अगर दूसरी बुक्स में देखेंगे तो थोड़ा यहाँ से 544 के बजाय हो सकता 545 या 46 मिल जाए, साल 2 साल का अंतर रह सकता है। अगर कहीं आप किसी दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं तो उससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस चीज़ को ज़्यादा मतलब मत सोचिएगा। हर्यक वंश जो रहेगा इसको पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहंता वंश क्योंकि अपने पिता को मतलब पिता की हत्या करके ही ये लोग राजगद्दी पर बैठे थे, तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। पीरियड देख लीजिएगा। बृहद्रथ वंश के पश्चात मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई। बृहद्रथ वंश अभी पढ़ ही चुके हैं, तो उसके पश्चात मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे, मगध में बृहद्रथ वंश के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई, तो ऐसे अपने हिसाब से देखते जाइएगा। अगला देखेंगे कि इस वंश का जो वंश संस्थापक था, देख लीजिएगा कि इस वंश का जो हर्यक वंश की स्थापना हुई, इनके वंश संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे देखेंगे बिंबसार जी जो थे ये वंश संस्थापक थे। और इनका जो एक नाम रहेगा श्रोणिक, ये जैन साहित्य में इनके लिए प्रयोग मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बिंबसार का उपनाम जो है, ये इसको उपनाम भी कह सकते हैं, उपनाम या उपाधि टाइप से कह सकते हैं, ये जैन साहित्य में मिलता है, इनके लिए प्रयोग किया गया। तो इनके बारे में देखेंगे, एक पॉइंट ये हो गया बिंबसार की ये हर्यक वंश के वंश संस्थापक थे। सेकंड हो गया कि बुद्ध के ये समकालिक थे। पूछा जाता है कौन सा शासक निम्न में से बुद्ध का समकालिक था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये बस छोटी छोटी चीज़ें यही ध्यान रखनी है। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जो था वो बिंबसार था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये प्रथम शक्तिशाली शासक हैं, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अगला देखेंगे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो रहेंगे हर्यक वंश के, ये जो रहेंगे शक्तिशाली शासक रहेंगे। तो अजातशत्रु देखें, इन्होंने अपने पिता बिंबसार की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया। जो अजातशत्रु रहे हैं ये बिंबसार जो कि इनके पिता थे, उनकी हत्या करके सिंहासन पर आरूढ़ हुए या बैठे। तो इसलिए मेनली शासकों में पितृहंता शासक इनको कहा जाता है, वंश में पितृहंता शासक हर्यक वंश को कहते हैं। ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। ये जो थे अजातशत्रु बौद्ध और जैन दोनों मतों के पोषक थे, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अधिकतम जो है शासकों का संबंध पूछ लेता कि किस धर्म के अनुयायी थे और किसके विरोधी थे, तो थोड़ा सा इस पे अमल करते चलेंगे। इनके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इन्होंने राजगीर की किलेबंदी भी की थी, तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला बहुत ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण किसके शासनकाल में, या किसके 8वें वर्ष, शासनकाल के 8वें वर्ष में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखेंगे। इन्होंने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। इनके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, नाम थोड़ा सा सप्तपर्णी का चेंज हो सकता है जब वहाँ एग्जाम में आएगा, ध्यान देते चलेंगे। सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो ये संगतियाँ जो हैं चारों याद रखेंगे कि किसके शासनकाल में कहाँ हुई थी, तो उनके लिए बौद्ध धर्म को विधिवत पढ़िएगा और वहाँ से क्वेश्चन आता जरूर है। अगले शासक देखेंगे उदयन रहेंगे। तो उदयन जो थे ये अजातशत्रु के पुत्र थे और इन्होंने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था उदयन जी ने, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले शासक रहेंगे नागदशक। तो नागदशक जो हैं इनको दर्शक के उपनाम से, या दर्शक इनके लिए शब्द प्रयोग किया गया है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे अगर कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है। और ये जो थे हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक। तो यहाँ पे हर्यक वंश होता है समाप्त, ठीक। बृहद्रथ वंश, उसके पश्चात हर्यक वंश। तो ये चीज़ें ध्यान देते चलेंगे, जैसे वंश के अकॉर्डिंग वंश पढ़ते चलेंगे, जैसे बताया जा रहा है उसी हिसाब से। अगला देखेंगे शिशुनाग वंश रहेगा। तो पहले सबसे पहले हम बृहद्रथ पढ़ चुके, तो बृहद्रथ की जो भी थोड़ी सी विशेषताएं हैं, शासक वगैरह, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर जो हर्यक वंश रहेगा पितृहंता वंश, तो इसमें जो रहेंगे इसके शासक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश में पढ़ेंगे हम शिशुनाग को। शिशुनाग जो थे ये वंश संस्थापक थे और इनके समय राजधानी जो थी
वैशाली थी। अगर वैशाली नहीं एक नंबर पे चुनिएगा, नहीं है तब राजगृह बता सकते हैं। ठीक, इन्होंने अपनी जो राजधानी रही उसका स्थानांतरण कर दिया था। तो राजगीर से ये वैशाली में इनके समय राजधानी शिफ्ट हुई थी शिशुनाग के समय। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कालाशोक। अगले शासक कौन से रहेंगे? कालाशोक। इनका उपनाम काकवर्ण रहेगा। कालाशोक का उपनाम काकवर्ण रहेगा। राजधानी इनके समय पाटलिपुत्र रहेगी। और बौद्ध संगत का आयोजन कालाशोक के समय, सेकंड बौद्ध संगत का आयोजन वैशाली में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे कालाशोक वगैरह, तो ध्यान देते चलेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, जो भी एग्जाम से संबंधित पॉइंट करवाए जा रहे हैं, बस ज़्यादा डिटेल नहीं। अगला देखेंगे नंद वंश रहेगा। ठीक है, बृहद्रथ, हर्यक, शिशुनाग और फिर आएगा अपना नंद वंश। तो नंद में पढ़ेंगे महापद्म नंद जी को। हालांकि नंदिन जी रहते हैं इनसे पहले, तो वो उतना छोड़ देंगे, उतना ज़्यादा इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। जितना अपनी कलात्मकता के क्षेत्र से है बस उतना पढ़ते चलेंगे। तो महापद्म नंद जी रहेंगे। तो इनको एक उपाधि प्राप्त थी सर्वछत्रांतक, ये ठीक है। और इनका एक वास्तविक नाम मिलता है उग्रसेन। उग्रसेन, ये महापद्म नंद जी के बारे में दोनों पॉइंट यहाँ पे हैं। अगला देखेंगे महापद्म नंद जी के बारे में। अगला पॉइंट देखेंगे, मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, पूरे मगध साम्राज्य की बात की जा रही है, सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने सर्वप्रथम कलिंग विजय की तथा वहां एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल, खारवेल पढ़े ना, हाथी गुफा अभिलेख वाला, अभिलेख वगैरह जो रहते हैं खारवेल के लेखों के लिए प्रसिद्ध रहता है। पूछा जाता है किस लिए प्रसिद्ध रहता, तो खारवेल के लेखों के लिए प्रसिद्ध रहता। तो इनको तो पढ़े होंगे, विधिवत पढ़े होंगे मूर्तिकला में। तो कलिंग शासक जो खारवेल रहे हैं, उन्होंने अपने हाथी गुफा अभिलेख में वर्णन किया है या उल्लेख किया है इस चीज का। तो ध्यान रखिएगा, बढ़िया पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी अभिलेख से पता चलता है कि ये कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाए थे। ठीक है, ये एक वहां से जैन प्रतिमा ले आए थे, ऐसा पता चलता है। चलिए नेक्स्ट देखें अगला पॉइंट। अगला देखेंगे घनानंद है। तो महापद्म नंद जी के बाद रहेंगे घनानंद। तो घनानंद जो रहेंगे, इनको अग्रमीज कहा गया है। अग्रमीज, तो अग्रमीज ग्रीकी या यूनानी लेखकों ने इनको कहा था, ये चीज ध्यान रखेंगे। घनानंद को अग्रमीज कहा गया। पहली बात तो ये किसने कहा, तो ग्रीक यूनानी लेखकों ने कहा। घनानंद जो थे ये नंद वंश के अंतिम शासक थे, एक पॉइंट ये याद रखें। दूसरा, ये सिकंदर के समकालीन थे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं। अगला देखेंगे, इनके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। तो सिकंदर और बुद्ध भगवान जी से जो भी संबंधित पॉइंट हैं, मेन चीज तो वही है भाई। ठीक, वो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला पॉइंट देखेंगे कि नंद शासक जैन मत के पोषक थे। जो नंद शासक थे जैन मत के पोषक थे। घनानंद के जैन अमात्य जो थे, उनका नाम था शकटाल, एक थे, और दूसरे थे स्थूलभद्र थे। अगला देखेंगे कि घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की और मौर्य वंश की नींव डाली। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री और गुरु ये दोनों चाणक्य ही माने जाते हैं। तो इनकी सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाल दी थी। तो यहाँ से मौर्य वंश आपका स्टार्ट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बृहद्रथ, हर्यक, शिशुनाग, नंद। ठीक है, उसके बाद नंद वंश की, जो नंद वंश को परास्त करके स्थापित होगा तो मौर्य होगा। मौर्य से लेकर मौर्य, ठीक, मौर्य से आगे तक जितने वंश रहे हैं उनको स्टेप स्टेप लिख के और उनको एक क्रम से लर्न करिएगा। जो मतलब कोई भी क्रम आता है उसमें आपका बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हर्यक, शिशुनाग, नंद, हर्यक, शिशुनाग, नंद और फिर आएगा आपका मौर्य। तो बृहद्रथ से लीजिएगा, बृहद्रथ, हर्यक, शिशुनाग, नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, वाकाटक, चालुक्य, पल्लव, पांड, कारकोट, पाल, राष्ट्रकूट, चंदेल, चोल, केसरी, सोलंकी। उस टाइप से पूरे जो क्रम है वो पूरा क्रम पढ़िएगा विधिवत। फिर जो है एक क्रम जब अपने पास होगा पूरा, जैसे मान लीजिए कि मौर्य आ गया, मौर्य, शुंग, सातवाहन, ये समकालीन थे दोनों, बस उत्तर दक्षिण के थे। ऐसे जो क्रम रहेगा, तो फिर उसके आगे जो है ध्यान दीजिए कि मौर्य में क्या क्या थे, कौन कौन शासक थे। कोई स्तंभ थे, कोई गुफा थी, कोई मूर्तियां थी। शुंग में क्या थे, कोई स्तूप थी, कोई गुफाएं थी। सातवाहन किस लिए प्रसिद्ध है, ये चीज़ें जो हैं अपने आप से इनको जो इम्पोर्टेंट लगे
वो मेंशन करिए और अच्छे से लर्न करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।